नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। रुक करेंगे हरिद्वार का। हरिद्वार में कुंभ को लेकर तेज हो चुकी हैं तैयारियां। 25 दिसंबर को होगी कुंभ पर बैठक। ये बड़ी जानकारी हरिद्वार से। कुंभ को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को कुंभ पर बैठक होगी और इसी के साथ आपको बता दें कि बैठक में शामिल होंगे 13 अखाड़े। ये बड़ी जानकारी आप तक। कुंभ के स्वरूप को लेकर किया जाएगा मंथन और बैठक में शामिल होंगे 13 अखाड़े। पेशवाई मार्ग पर सुविधाओं का निरीक्षण किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आप तक। कुंभ को लेकर तेज हो चुकी हैं तैयारियां। 25 दिसंबर को कुंभ पर बैठक होगी और इस बैठक में आपको बता दें कि 13 अखाड़े शामिल होंगे और इस बैठक में मंथन होगा कुंभ के स्वरूप को लेकर। और पेशवाई मार्ग पर सुविधाओं का निरीक्षण भी किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आप तक। कुंभ को लेकर तेज हो चुकी है हरिद्वार में तैयारियां। 25 दिसंबर को कुंभ को लेकर बैठक होगी और इस बैठक में मंथन होगा। 13 अखाड़े शामिल होंगे इस बैठक में और कुंभ का स्वरूप कैसा होगा इसको लेकर मंथन किया जाएगा इस बैठक में। साथ ही पेशवाई मार्ग पर सुविधाओं का निरीक्षण किया जाएगा। नरेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। नरेश, कुंभ को लेकर तैयारी तेज हो चुकी है। आप मैदान में रहते हैं, फील्ड पे आप रहते हैं, किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं? बैठक भी इसको लेकर होनी है। देखिए, जिस तरह से आगामी कुंभ को लेकर लगातार हरिद्वार में कार्य चल रहे हैं और जो है सुंदर पेंटिंग के जरिए पूरे हरिद्वार को सजाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आगामी कुंभ को लेकर तैयारियां तो काफी जोरों से चल रही है। इसी को लेकर 13 अखाड़ों के परिषद और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है नरेंद्र गिरी, सभी मिलकर आज कुंभ मेला अधिकारी से मुलाकात कर जो है कुंभ मेले कार्यों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही कुंभ को किस तरह से भव्य बनाया जाए इसके लिए भी वो लगातार उनसे चर्चा करेंगे। इसको लेकर 25 तारीख को उनकी एक बैठक भी है जिसमें संत जो है जो कुंभ मेला अधिकारी है या सरकार से मांग करेंगे कि जो कुंभ भव्य होना चाहिए उसके लिए किस तरह का जो सामग्री संतों को मिलनी चाहिए। पेशवाई के लिए जो जो जगह होगी, जिस रोड से गुजरेंगे वहां पर किस तरह की व्यवस्था होगी, क्योंकि पेशवाई के दौरान जो है रोड बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए और तो वहां पर शौचालय आदि की व्यवस्था, पथ प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। जी जी मोनिका। बिल्कुल नरेश, और क्योंकि ज्यादा समय अब कुंभ को लेकर नहीं बचा है तो ऐसे में तैयारियां कहां तक पहुंची? क्या आपको लगता है समय रहते जो पूरी तैयारियां वो हो जाएंगी? और जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहा है कि तैयारियां जो है वो नहीं हो रही हैं और लगता नहीं कि समय रहते जो कुंभ का भव्य स्वरूप है वो देखने को मिलेगा, विपक्ष का ये लगातार कहना है। मोनिका, देखिए जिस तरह से जो कोरोना है उसका असर कुंभ पर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कार्य लगातार जारी है। मेन जो मुख्य समस्या अगर देखी जाए तो यातायात को लेकर है, जिसको लेकर 4 लेन का कार्य यहाँ पर चल रहा है। 4 लेन का कार्य करने में प्रशासन सफल हो जाता है, सरकार सफल हो जाती है, तो निश्चित रूप से कुंभ को कराना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन हालांकि देखना ये होगा कि उस समय हालात कैसे होंगे, क्योंकि कोरोना के अभी तक लिए कोई भी मेडिसिन बाजार में उपलब्ध नहीं हो पाई है और जो लगातार कोरोना का असर इफेक्ट जो है लगातार समाज पर देखा जा रहा है, तो इसको लेकर संत भयभीत है। लेकिन उनका ये कहना है कुंभ तो भव्य होगा और जरूर होगा, चाहे संतों के लिए जो स्नान की व्यवस्था अलग से कराई जाए, अखाड़ों की व्यवस्था अलग से करी जाए। जी मोनिका। बिल्कुल शुक्रिया आपका नरेश, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर बैठक होगी। इस बैठक में 13 अखाड़े शामिल होंगे। साथ ही साथ स्वरूप कैसा होगा इस पर मंथन किया जाएगा। चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है इसके दूसरे दिन से पहले हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि गन्ना लेकर आए विपक्ष के विधायकों का हंगामा देखने को मिला। विधानसभा के बाहर किया गया विधायकों द्वारा प्रदर्शन। किसानों के मुद्दे पर नियम 58 में होगी चर्चा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा के बाहर किया गया विधायकों द्वारा प्रदर्शन और किसानों के मुद्दे पर नियम 58 के तहत चर्चा होगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से जो विधानसभा का सत्र है उसको शुरू होने से पहले ही विधानसभा के बाहर विधायकों द्वारा प्रदर्शन किया गया। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो चल रहा है। ऐसे में इस बीच विधानसभा सत्र के दूसरे दिन से पहले हंगामा देखने को मिला। विधायकों द्वारा
विधानसभा के बाहर हंगामा किया गया। गन्ना लेकर आए विपक्ष के विधायक और हंगामा किया गया। ये कहा गया कि जो सरकार है वो किसानों के विरुद्ध काम कर रही है। जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं वो किसानों के हित में नहीं है और इसी को लेकर लगातार विपक्ष विरोध भी कर रहा है। और ऐसे में विधानसभा सत्र के पहले भी यहाँ पर विधानसभा के बाहर विधायकों द्वारा प्रदर्शन किया गया। विपक्ष के विधायक वहां पहुंचे और उन्होंने नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन से पहले ही हंगामा देखने को मिला और गन्ना लेकर आए विपक्ष के विधायकों ने यह हंगामा किया। देवेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। बीजेपी उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सत्र जो है वो चल रहा है और इस बीच विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष का ये कह रहा है कि पहले किसानों को आप राहत दें, किसानों के साथ जिस तरीके से जो भेदभाव हो रहा है उनको लेकर आप अपनी जो स्थिति है उसको साफ करें। देखिए, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है जी। एक तरफ वो कहती है कि सदन का समय कम है और दूसरी ओर सदन में चर्चा होने के स्थान पर वो बिना बात का हंगामा कर रही है। जी। दूसरी ओर किसान बिल का जहाँ तक सवाल है, हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा 3 बिल किसान हितों में पारित किए गए हैं और इसको लेकर के कांग्रेस अपने राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीति कर रही है और उत्तराखंड में भी कर रही है। तो ये कांग्रेस की जो एक दोहरी नीति है उसका परिणाम भी है। लेकिन कांग्रेस को अपने इस नाटक से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि किसान भी समझ रहा है कि कांग्रेस केवल अपने राजनीतिक हितों के लिए उनको भ्रमित कर रही है और जो एमएसपी और मंडियों को लेकर के वो मुद्दा उठा रहे हैं वो अपने आप में धरातल पर कहीं है ही नहीं। एमएसपी जारी है, मंडियां समाप्त नहीं हो रही है और फिर तू कौन मैं खामखा वाली स्थिति को लेकर कांग्रेस जो आंदोलन कर रही है वो अपने आप में उचित भी नहीं है और ये सदन के समय को खराब करने वाली बात है और एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हम इसको मानते हैं कांग्रेस। लेकिन देवेंद्र जी, जिस तरह की स्थिति इस वक्त आप सभी के सामने है वो चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि एक तरफ कोरोना वायरस का प्रकोप जो है वो है और दूसरी तरफ जिस तरीके से हम देख रहे हैं किसानों का प्रदर्शन भी चल रहा है और तीसरी तरफ अब विपक्ष का भी हमला आपके ऊपर। तो किस तरीके से इस स्थिति से निपटेंगे, कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे? देखिए, पहली बात तो जो कोरोना वाली आपने बात की है, निश्चित तौर पर मैं सहमत हूँ इस पर कि कोरोना की स्थिति को लेकर में सभी को सावधानी बरतनी चाहिए और कांग्रेस को भी चाहिए कि प्रदर्शन अगर कर भी रही है तो कम से कम कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना चाहिए और नियमों का भी अनुसरण करना चाहिए। और जहाँ तक किसान वाला मामला है तो हम देख रहे हैं कि किसान के मामले में भी धीरे धीरे किसान सब समझ रहे हैं और जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की राजनीति है, गन्ना किसान तो खैर छोड़िए, पूरे किसानों के एमएसपी और इसको लेकर के मंडियों को लेकर के उसका भी पर्दाफाश हो चुका है। सर, हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। और जहाँ तक कांग्रेस के हंगामे का सवाल है तो कांग्रेस का हंगामे का जो चरित्र है वही सबके सामने आ रहा है। एक तरफ बात करेंगे समय कम है में चर्चा करनी चाहिए और जब चर्चा करने का समय आता है तो बिंदु इनका कोई होता नहीं, मुद्दा को ढंग का इनके पास होता नहीं, तो समय काटने के लिए हंगामा शुरू कर देते हैं। तो ये कांग्रेस का अपना ही नुकसान हो रहा है और जनता जो लोकतंत्र में सबको देखती है वो भी इस हंगामे को देख रही है और कांग्रेस का चरित्र जो है वो समझ रही है। देवेंद्र जी, अगर यहाँ पर विपक्ष द्वारा विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है तो इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है, आप बताइए। देखिए, मुख्य बात ये है कि 2022 में चुनाव है और चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश में है। इनके कुल जमा 11 विधायक है। जो कांग्रेस के हालात चल रहे हैं, एक तो इनके अंदर जो फूट पड़ी है वो और दूसरा जो कांग्रेस के द्वारा पूरे देश के अंदर एक नकारात्मक भूमिका अपनाई जा रही है उससे इनका धरातल और खिसक रहा है। तो ऐसे में केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ प्राप्त हो जाए इसकी कोशिश में ये सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसका लाभ इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि जनता को सब सच्चाइयों का पता है। जी, चलिए, शुक्रिया आपका देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे सामने रखने के लिए। तो विधानसभा के बाहर विपक्ष के विधायकों द्वारा प्रदर्शन किया गया, सरकार को घेरा गया।
तो कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ गरिमा जी भी जुड़ चुकी हैं। गरिमा जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जिस तरीके से आपने बातें सुनी यहाँ पर बीजेपी के नेता द्वारा, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि यहाँ पर एक ये दोहरा चरित्र कहीं ना कहीं कांग्रेस का देखने को मिलता है। एक तरफ समय की कमी के बारे में बात करते हैं, दूसरी तरफ जब समय दिया जाता है तो फिर हंगामा काटते हैं। नहीं, जरा भसीन जी से ये पूछिए कि क्या कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो नकारात्मक भूमिका की आप बात कर रहे हैं? 70 सालों तक आप विपक्ष में रहे, आप कभी सड़कों पे बैगन और प्याज की माला पहनकर आपकी नेत्रियां उतर गई, कभी आप लोग सिलेंडर लेकर सड़क पर उतर गए। क्या आप विपक्ष की भूमिका में जब थे तो आप क्या किया करते थे? ये अपने गिरेबान में तो देखें। आज लोकतंत्र की हत्या ये लोग कर रहे हैं। लोकतंत्र किस बात का? अगर पक्ष और विपक्ष ना हो, अगर चर्चा ना हो, अगर डिबेट ना हो, लोकतंत्र में और होता क्या है? आप मुझे ये भसीन जी बताने का कष्ट करें कि लोकतंत्र का मतलब ही तब है जब विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को आईना दिखाए, और वही आईना हमारे वहां पर 11 विधायक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और हर बार की तरह, हर सत्र की तरह हमारे 11 इनके 57 पर भारी हैं। आपको बताना चाहती हूँ मोनिका जी, 57 का जो बहुमत उत्तराखंड की जनता ने इनको दिया, ना भूतो न भविष्यति, कभी ऐसा बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिला है और न मिलेगा शायद आगे। लेकिन आप ये देखिए कि ये 57 के बहुमत के लोग अंदर तक हिले हुए हैं 11 विधायकों से कि 3 दिन का सत्र तो ये कह रहे हैं, लेकिन एक दिन निकल गया शोक सभाओं में, अब 2 दिवसीय सत्र रह गया। ये चाहते ही नहीं है कि बेरोजगारी पर बात हो, जो 100 दिन के अंदर लोकायुक्त का इन्होंने वादा किया था वो उस पर चर्चा हो। ये चाहते नहीं है भ्रष्टाचार पर बात हो, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की बात कह दी त्रिवेंद्र रावत जी के ऊपर। ये चाहते नहीं है महिला उत्पीड़न की बात हो, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की आड़ में इनके खुद 2 दिग्गज नेताओं ने यहाँ यौन उत्पीड़न किया है, उत्तराखंड देवभूमि को शर्मसार किया है। देवस्थानम बोर्ड इन्होंने गठित कर दिया, पंडा पुरोहित नाराज कर दिया, जिला प्राधिकरण इन्होंने गठित कर दिया जो भ्रष्टाचार का अड्डा है अपने आप में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस तरह से यहाँ किसानों ने आत्महत्या करी, जिस तरह से इनके मंत्री के दरबार में व्यापारी ने आत्महत्या करी, जिस तरह से आज छात्र सब सड़कों पर उतरे हुए हैं, न भर्तियां हो रही हैं, न इम्तिहान हो रहे हैं, यहाँ पूरी की पूरी गंगा उल्टी बह रही है। आज के समाचार पत्र अगर आप निकालेंगे, उसमें साफ आया है पता नहीं कितने लोगों की कोरोना जांच फर्जी इन्होंने पकड़ा दी उन लोगों को, वो फर्जी रिपोर्ट है। और ये समाचार पत्रों की मुख्य खबर है आज। बिल्कुल, रामनगर के लड़के हैं हमारे जो अपनी फर्जी रिपोर्ट लेकर चले गए हैं यहाँ से, वो नेगेटिव है, उनको पॉजिटिव बना दिया गया है। ठीक है गरिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे सामने रखने के लिए। तो विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन से पहले हंगामा देखने को मिला। विधानसभा के बाहर विपक्ष के विधायकों द्वारा प्रदर्शन किया गया, गन्ना लेकर यहाँ पर किसानों की बात सामने रखने आए विपक्ष के विधायक, और साफ तौर पर ये कहा गया कि किसान विरोधी है सरकार। जितेंद्र हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं इस खबर पर। जितेंद्र, जिस तरीके से आपने सुना बीजेपी और कांग्रेस की बातों को आपने सुना, जहां बीजेपी ये कह रही है कि यहाँ पर दोहरा चरित्र कांग्रेस का नजर आ रहा है, एक तरफ समय की कमी बताते हैं, दूसरी तरफ जब समय दिया जाता है तो हंगामा काटते हैं। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि इन्हें आईना हम तो दिखा रहे हैं। जी देखिए, लोकतंत्र में विरोध का भी अपना एक स्थान होता है। और जितेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। बिल्कुल जितेंद्र, यहाँ पर राजनीति होती हुई नजर आ रही है और समय निकलता जा रहा है। विधानसभा के सत्र में किस तरीके से विधानसभा के सत्र होने से पहले, शुरू होने से पहले ही बाहर हंगामा काटा जा रहा है? जी देखिए, लोकतंत्र में होता है कि हर विपक्षी दल अपनी बात को रखता है, और यही एक प्लेटफॉर्म होता है कि सत्र में सदन के बाहर हो चाहे सदन के अंदर हो, वो सरकार को घेरने की कोशिश करता है। हर दल के अपने मुद्दे होते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी चलता है। लेकिन आज जब विधानसभा सत्र दूसरे दिन की शुरुआत हुई तो वो हंगामे से ही हुई, और विपक्ष के कुछ विधायक तो सदन में मौजूद थे, लेकिन कुछ विधायक कुछ गन्ना किसानों के साथ विधानसभा के गेट पर गन्ना लेकर आए, और उनका साफ तौर पर ये आरोप है कि गन्ना किसानों का पिछला जो लंबित भुगतान है उसे सरकार जारी नहीं कर रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की उपेक्षा की जा रही है, ऊपर से उन पे काले कानून लादे जा रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेके विपक्ष के कुछ विधायक गन्ना किसानों के साथ बाहर धरना देते नजर आए, लेकिन सदन की कार्यवाही अंदर चलती रही, इस दौरान भी चलती रही, और सरकार अपना कामकाज अंदर निपटाती रही। शुरुआती तो विपक्ष का वार लगातार जारी है और विपक्ष यहाँ पर अपने मुद्दे को लेकर आया है। वहीं सरकार का कहना है कि यहाँ पर विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ टाइम काटा जा रहा है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जोशीमठ में पैनी हेलिंग मोटर मार्ग निर्माण का वायदा करने वाली टीएचडीसी पर लोगों ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। वहीं लोगों ने इस मामले को लेकर परियोजना स्थल पर प्रदर्शन किया और
जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर कंपनी की वादा खिलाफी की याद दिलाई। कंपनी को लोगों का कहना है कि 3 साल पहले परियोजना का काम शुरू होने से पहले गांव वालों के साथ टीएचडीसी प्रबंधन की चर्चा हुई थी, जिसमें कंपनी ने वादा किया था कि 1 महीने के अंदर कंपनी पैनी हैलिंग मोटर मार्ग पर काम शुरू कर देगी। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी कंपनी ने काम शुरू नहीं किया और इस लापरवाही के चलते मोटर मार्ग की हालत खस्ता बनी हुई है। मैं ग्राम प्रधान हिलंग। आज मैं पूरी ग्राम सभा के साथ टीएचडीसी गेट पे डैम साइट हिलंग पर धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मांगे हमारी हैं ये 2008 से चल रही है और 2008 के बाद जो हम 14 में फिर से त्रिपक्षीय बात जो हमारे बीच हुई थी, ग्राम सभा, टीएचडीसी और पीडब्ल्यूडी और ये अपना प्रशासन के माध्यम से, अब उस दिन से अभी तक 6 साल बीत जाने के बाद भी टीएचडीसी हमारी पूरी ग्राम सभा की अवहेलना कर रही है। जहाँ तक ये बात हुई थी, जो इनके आर पॉलिसी में ये है कि हम ग्राम सभा को एक मॉडर्न बना के देंगे, जो हमसे एक बहलाया गया था हमको। और आज मैं अपने ग्राम सभा के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ और पूरी ग्राम सभा के साथ यहाँ पर धरना दे रहा हूँ। 5 दिन तक हमारा सिर्फ धरना प्रदर्शन रहेगा। अगर 5 दिन के बाद भी ये लोग हमारे इस रोड के मुद्दे पर, जो रोड की मांग है, ये मांग पूरी नहीं करती है, तो उसके बाद हमारा आमरण अनशन चालू रहेगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके न्यूज़ चैनल को कि आप लोगों ने हमारे ग्राम सभा की पीड़ा को समझा और हमारी इस पीड़ा को उठाने का एक कदम उठाया है। मैं आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संजय कुंवर हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, टीएचडीसी के खिलाफ आखिर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग? जी मोनिका, मैं आपको बता दूं कि ये जो टीएचडीसी की जल विद्युत परियोजना यहाँ पे अलकनंदा नदी पे बन रही है, ये काफी लंबे अरसे से टीएचडीसी प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच एक वार्ता हुई थी और इसमें मध्यस्थता हुई थी कि जो नेशनल हाईवे, जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है, इससे जो पैनी, हेलंग और इसके गुलाबकोटी और इसके बीच जितने भी प्रभावित गांव आते हैं, उनके लिए एक वैकल्पिक रोड की, सड़क की जो मांग की थी, ताकि जो जल जंगल जमीन के हक हकदारी है और जितने भी प्रभावित गांव के लोग हैं, इनको तो प्रभावित क्षेत्र का थोड़ा फायदा मिले। और एक जो मुख्य मांग इनकी यही है कि जो वैकल्पिक मार्ग का जो इन टीएचडीसी से इन वार्ता के बाद मांग की गई थी, उसका आज तक जो है ये इसको वादे से पीछे हटते रहे और इसी को लेकर के इन्होंने यहाँ पे हड़ताल की हुई है और आज जो है तालाबंदी की भी इनकी योजना है। जी चलिए, शुक्रिया आपका संजय, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। वहीं अब आपको बता दें कि उत्तराखंड में बिना लाइसेंस के मीट बेचने वाले कारोबारियों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरिद्वार जिले में बिना लाइसेंस के मीट बेचने वाले कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए गए, जिसके चलते खाद्य अधिकारी संतोष कुमार ने मंगलौर कस्बे में संचालित मीट की दुकानों का निरीक्षण किया और लाइसेंस की जानकारी ली। इससे पहले नगर पालिका परिषद मंगलौर ने भी अभियान चलाकर अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानों को सील किया। हाईकोर्ट का आदेश था कि बिना स्लॉटर के कोई भी व्यापारी मीट का कारोबार नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद भी लगातार मीट का अवैध कारोबार तेजी के साथ चल रहा है, जिस पर लगाम लगाने की तैयारी प्रशासन अब कर रहा है। चलिए अब खबर जोशीमठ से। जोशीमठ के नंदा देवी नेशनल पार्क में अलकनंदा नदी की पार्किंग के किनारे एक भालू पहुंच गया। वहीं पार्किंग में भालू के पहुंचने से वहां मौजूद लोगों में काफी दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों की माने तो ये भालू एक ऊंची जगह से फिसल कर नीचे पथरीली जगह पर गिर गया। वहीं भालू इस हादसे में घायल भी हो गया। और आपको बता दें कि इस मामले के बाद वन विभाग को जानकारी दी गई और वन विभाग फिर इसके बाद मौके पर पहुंचा। तो वही हमने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर एक भालू ऊंचाई से नीचे गिर गया और वो घायल हो गया। चलिए अब रुक करेंगे काशीपुर का। काशीपुर में नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते शहर के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सर्दी का मौसम आने के बाद
नगर पालिका अलाव जलाने की अपनी जिम्मेदारी से दूर भागता नजर आ रहा है, तो वहीं काशीपुर में नगर निगम की लापरवाही को देख मौसम के गिरते तापमान में भी राजनीति शुरू हो गई है। नगर निगम की लापरवाही के बाद अब कांग्रेस नेता संदीप सहगल अपने कार्यकर्ताओं के साथ ई रिक्शे में यहाँ पर लकड़ियां रखकर शहर पहुंचे और शहर की तमाम जगहों पर अलाव का इंतजाम किया। साथ ही प्रशासन पर सवाल भी उठाते नजर आए। तो नगर पालिका की लापरवाही सामने आई है, जहां पर कांग्रेस ने जगह जगह अलाव जलाए हैं। चलिए अब खबर डोईवाला से। डोईवाला में बीएसएफ के कमांडेंट महेश कुमार नेगी ने एक हफ्ते का विंटर ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया है। ये कैंप 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक बर्फीले इलाके में केदार कांठा में चलेगा। वहीं आपको बता दें कि इसी के साथ वहीं कमांडेंट महेश ने जानकारी दी कि बर्फीले इलाकों में फंसने पर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सकता है, जो कि मुसीबत के वक्त जान बचाने वाला भी साबित हो सकता है। वहीं केदार कांठा इलाके में स्वच्छ भारत स्वच्छ हिमालय मुहिम के तहत पूरे इलाके में साफ सफाई अभियान भी चलाया गया और कचरा इकट्ठा करके वन विभाग साकरी उत्तरकाशी उत्तराखंड को जमा कराया गया। वहां पर मौजूद पर्यटकों को भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा उन्होंने लिया और बीएसएफ की टीम की मदद की। तो बीएसएफ का खास कैंप इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड ट्रेनिंग में, और अभी जितनी भी हमारी यहाँ पे 3 विंग काम करती है, जिसमें हाई एल्टीट्यूड विंग है, उसके बाद पैराग्लाइडिंग है और एमटीवी, तीनों में हमको एक्सेल करना है। अभी पिछले बार कोविड के कारण थोड़ी हमारी कोर्सेज में बाधा आ गई थी, जो अभी जनवरी 15 से जो है कोर्सेज रेगुलर तौर पर चलेंगे। इसमें हमने अपनी जो जितने भी कोर्स नहीं चली थी उस दौरान हमने अपनी टीओटी चलाई है, अपने जो जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं उनकी स्किल को और बढ़ाया है, और जो लेटेस्ट ट्रेंड आज की डेट में दुनिया में इस ट्रेनिंग में चल रहे हैं उससे अपने आप को हमने अवगत कराया गया और अपने कोर्स करिकुलम को भी हमने मजबूत तौर पर रखा है। वहीं उधम सिंह नगर में रुद्रपुर के रमपुरा चौकी पर पथराव कर दिया गया। रुद्रपुर के एसपी सिटी के मुताबिक 2 पक्षों में हुए आपसी विवाद के बाद मारपीट की खबर आई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जब कार्रवाई शुरू की तो दूसरे पक्ष ने हंगामा शुरू किया। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने चौकी में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। इसके साथ ही पुलिस पर उनके साथी को छुड़ाने के लिए दबाव बनाने लगे। साथ ही लोगों ने पुलिस चौकी के ऊपर पथराव कर दिया। चौकी पर पथराव के बाद वायरलेस सेट पर सूचना देने के बाद रुद्रपुर कोतवाली थाना ट्रांजिट कैंप सहित बड़ी संख्या में रमपुरा चौकी पर पुलिस बल पहुंच गया। पुलिस के अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। वहीं पुलिस अब पथराव करने वाले लोगों की शिनाख्त कर रही है ताकि उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अब खबर रुड़की से, जहां पर लक्सर में हत्या के बाद हंगामा मचा हुआ है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दबंगों ने खुलेआम वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित पक्ष के मुताबिक गोली मारने के बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं इस वारदात में गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते ये वारदात हुई है। वहीं परिजनों ने बताया कि तमाम यहाँ पर ये मामला 2 साल से चल रहा है। 2 साल के बीच आरोपी ने कई बार हमला किया। वहीं जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस खामोश रही और हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच अब शुरू की है। वो हमारे बच्चे अड्डे पे गए थे बहादुरपुर दवा दिलवाने के लिए, वापसी आ रहे थे। वापसी आते हुए यहाँ से उनको गोली मारी गई। किसने गोली मारी? शिवपाल, अर्जुन, राहुल, राजू, सेठी, बुरा और इन्हें चलाने वाला आदमी है मैनपाल। सारी प्रक्रिया को चलाने वाला आदमी वो, सपोर्ट देने वाला वो, इन्हें हर तरफी। अब गए, अब कल फायर करी मेरे घर के सामने, तो यो जवाब मिला कि ऐसे तो रात पुलिस वाले 2 बजे यो जवाब मिला कि ऐसे तो फायर उतनी झूठ बोल लेता। अब हमें धमका कहने लगा ऐसा दोनों पक्षों को बिस्तर कर दूंगा। अरे हम तो करो पहले, उन्हें तो उठाओ, हमें तो पहले करने, हम तो यहीं से खड़े। बसेड़ी में एक युवक की गोली मारकर हत्या हुई है और एक अन्य युवक घायल है। उक्त युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया है बेहतर चिकित्सा उपचार के लिए। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात है और जो लोग भी इस घटना के पीछे हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई।
वहीं हल्द्वानी के टीपी नगर चौकी इलाके में 65 साल की एक बुजुर्ग महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं मामले में आपको बताते कि पुलिस ने इस मामले में मृतक के छोटे बेटे को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि महिला की हत्या घरेलू झगड़े के चलते की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को उसकी मां पहले काफी ताने मारा करती थी, जिसकी वजह से वो काफी नाराज रहता था। वहीं इसी कलह के चलते आरोपी ने देर रात वृद्ध महिला को सोते हुए देखा और मौके पर पहुंचकर वहां पर महिला का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे का नाम राहुल है और उसने पूछताछ में अपने जुर्म को कबूल लिया है। कोतवाली क्षेत्र में टीपी नगर एरिया पड़ता है, जहां पर आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि एक महिला की मृत्यु हो गई है। मौके पे पुलिस वहां पे गई और जब जांच करी गई, चेक किया गया तो उसकी गला रेत करके हत्या होना पहला प्रथम दृष्टि हमें जानकारी आया। घर वालों से सबसे हमने पूछताछ करी, घर चूँकि बंद ही सा था और सबसे अलग अलग पूछताछ करी तो उसमें उनका छोटा बेटा था जिसने चीज़ को कन्फेशन किया, जिसने बताया कि मेरे द्वारा ये क्रिया करी गई है, अपनी माँ को मार दिया है। और जब उससे पूरा पूछताछ करी हमने तो उसने फिर मौके पे एक हमें चाकू भी बरामद किया, जहाँ जिससे उसने उसको हत्या को अंजाम दिया। इसके अलावा उसने जो कपड़े थे उसके रक्त रंजित वो भी उसने बरामद कराए और पूरी घटना का कन्फेशन उसने किया है। तो हमने उसको अरेस्ट कर लिया है और माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया। वहीं मसूरी में 236 लाख रुपए की लागत से मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक के क्षेत्र की विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। तारों के जंजाल से छुटकारा पाने के लिए चल रहे इस काम पर अब लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने पहले अव्यवस्थित तरीके से सड़क को खोदा है, वहीं इसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मसूरी के मौसोनिक लॉज में ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, जिसका स्थानीय लोगों के साथ मसूरी टैक्सी कार ओनर्स एसोसिएशन ने विरोध शुरू किया है। वहीं लोगों ने ट्रांसफार्मर लगाए जाने वाली साइट में हंगामा किया और काम को रुकवा दिया। लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर लगाए जाने को लेकर सड़क का आधे से ज्यादा हिस्सा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर संसार सिंह ने बताया कि लोगों के विरोध के बाद ट्रांसफार्मर लगाए जाने के काम को रुकवा दिया गया है। साथ ही आश्वासन दिया गया है कि सड़क पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। वहीं रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि में राजकीय इंटर कॉलेज को कृषि विषय संचालन के लिए साल 1942 में दान दी गई जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। कॉलेज के प्रधानाचार्य का आरोप है कि ये कब्जा कोई और नहीं बल्कि नगर पंचायत अगस्त्यमुनि करवा रहे हैं। नगर पंचायत ने पहले उस जमीन पर अपने सफाई कर्मचारी से सुअर पालन का काम कराया और अब 50 लाख की कीमत से बन रहे रैन बसेरे को प्रस्तावित किया गया है। वहीं रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाने में दर्ज मुकदमे में पिछले 5 महीनों से फरार चल रहे अपहरण के आरोपी के घर थाना पुलिस ढोल नगाड़े के साथ पहुंची और इस दौरान पुलिस ने आरोपी के घर नोटिस भी लगाया। आरोपी के खिलाफ पहले से ही ट्रांजिट कैंप थाने में चोरी के मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक 11 अगस्त 2020 को ट्रांजिट कैंप इलाके से कार सवार बदमाश ने दया किशन नाम के एक शख्स का अपहरण किया। वारदात के 4 घंटे बाद पुलिस ने घेराबंदी कर मुख्य आरोपी नेपाल सिंह निवासी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही।